तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर मैथ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल अर्जुन मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पे देखिए, एक है श्रीनिवास जिसको हम यश से दर्शाते हैं, और एक है वो लड़की जिसको हम यल से दर्शाते हैं। अगर हम कहें कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की, इसका मतलब ये है कि अगर श्रीनिवास की आयु यानी लड़की की आयु यक्स रही होगी, तो श्रीनिवास उससे 4 वर्ष बड़ा रहा होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु, जो औसत आयु है, वह 33 वर्ष है। तो ये बताइए, 5 साल श्रीनिवास बढ़ेगा और 5 साल ये लड़की भी बढ़ेगी, तो कितना उम्र बढ़ेगा इनका दोनों का? 10 साल बढ़ गया। तो इन सभी को जोड़िए, यानी यक्स को यक्स में जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4 और 5 5 कितना हो जाएगा? 10। और बटा क्या कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, क्योंकि ये दो लोग ही हैं, और ये हो जाएगा 33 के बराबर। अब आप जानते हो कि 10 और 4 14 होता है, और 33 दूना होता है 66। तो 66 में से अगर हम 14 को घटा दें, क्योंकि यहाँ पे बचेगा 2x बराबर, यहाँ हो जाएगा 66 माइनस 14, घटाएंगे तो बचेगा 2, और यहाँ पे बचेगा 5। अगर 2 से हम काट दें इसको, आपका 52 को, तो 26 बचेगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी में 26 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में, यानी जो लड़की की वर्तमान आयु है वो 26 साल है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये का भुगतान किया, तो उसका अंकित मूल्य क्या था? देखिए, अंकित मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है? अगर हम अंकित मूल्य को x रुपया माने, तो जो लैपटॉप भुगतान किया था जितना रुपया उतना लिख दीजिए, यानी 28,473 गुणे लिख दीजिए 100, बटे में हो जाएगा। अब 100 में से 25% को घटाएंगे तो बचेगा 75। अब इसको काटिए किससे? आप काट सकते हैं इसको 5 से, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो 25 से काट सकते हैं। 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75। और 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 चौक 12, यहाँ बचेगा 2, फिर 3 नवा 27, कितना बचा? 3 बचा, तो 3 एक कम 3। अब 4 का गुणा करवा दीजिए, तो 4 एक कम हो जाएगा 4, 4 नवाई 36। अब 4 से आपका 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। उसके बाद 4 नवाई 36, 36 अब एक हो जाएगा 37, यानी 37 आपका 964, यानी 37,964। तो हम देख रहे हैं 37,964 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता अनुपात बताइए। तो यहाँ पे देखिए, जो दिन है आपका वो सेम है, 15 दिन यहाँ पर भी है और 15 दिन यहाँ पर भी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि महिलाओं की जो संख्या है, यानी 20 महिला अनुपाते हो जाता है कितना? 16 पुरुष। तो काटेंगे इसको, आप 4 पंचे 20 कर सकते हैं और 4 चौक 16, यानी जो इनका अनुपात आएगा वो आएगा 5:4। तो ऑप्शन नंबर ए में है 5:4, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। यहाँ पर अगला कह रहा है कि 2,000 रुपये की राशि पर 8.25 वार्षिक दर से आपका 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, डेट जो दिया है वो 7 फरवरी दिया है, ठीक है। तो 7 फरवरी से, यहाँ पर फरवरी मतलब दूसरा महीना, और डेट है आपका 2022 से कितना दिया है आपका? 20 अप्रैल, यानी चौथा महीना, और 2022। चूँकि देखिए 2022 से मतलब लीप वर्ष नहीं होगा, जब लीप वर्ष नहीं होगा तो 366 दिन नहीं होगा, मतलब होगा कुल 365 दिन, ठीक है। और यहाँ पर 7 तारीख से शुरुआत है। हम जानते हैं कि फरवरी अगर लीप वर्ष का नहीं है तो 28 का महीना होता है। इसका मतलब ये है कि 21 दिन फरवरी में हो गया,
मार्च 31 का होता है तो 31 दिन उसका और 20 दिन इसका, क्योंकि 20 तारीख तक है ना, तो 20 इसको कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 20, 20, 40 और 70, 70 और 71, 72 और एक दिन और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 73 दिन। ठीक है, यहाँ पर 21 नहीं 22 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा है कि चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो फरवरी होता है वो आपका 21 दिन इधर बचा है और 31 दिन इधर बचा है और यहाँ 20 तारीख है, तो ये जो फरवरी 21 दिन बचा है यहाँ पर लिख देंगे हम कितना, यहाँ पर 2 कर देंगे ताकि हमारा 3 आ जाए, क्योंकि 73 दिन हमको लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि 7 फरवरी से 20 अप्रैल के बीच इतने दिन होंगे। अब देखिए यहाँ पे कर क्या रहा है, या हम 72 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, हमारा जो दिन है वो 73 काउंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो साधारण ब्याज हो जाएगा आपका, वो हम जानते हैं SI बराबर P इंटू R इंटू टी बटा के 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर P का मान दिया है, कितना दिया है, 2000 रुपया। यहाँ पर 8.25 और जो समय है वो हम लिखेंगे 73 बटा के 365। ठीक है, अब क्या करिए आप, और गुणे कर दीजिए 100, तो डबल जीरो काट देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 5 से इसको काटते हैं तो हो जाएगा ये 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 और 5 तिहाई 15, तो 73 से 73 खत्म। 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 आठे 32, 32 और 1 33, यहाँ पे जीरो हो जाएगा और आपका 2 अंक पे दशमलव, तो कितना आया आपका 33 आया। तो 33 रुपया आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। यहाँ पर अगला जो हमारा सवाल है, कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका महत्तम समापवर्तक 43 है तो निम्नलिखित में से कौन सा वह युग्म सही युग्म होगा। इस प्रश्न में आपको लगेगा कि सारे विकल्प सही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहला युग्म है 215 215। अगर हम 43 का 3 में गुणा 5 में गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 215 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 43 जो है वो 215 को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 43 उसका मसा होना चाहिए। लेकिन यहीं पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 215 का फिर से, क्योंकि दो युग्म दिया है ना, तो यहाँ पे 43 गुणे आपको 5 करना पड़ेगा, बराबर क्या हो जाएगा 215। अगर इसका मसा निकालेंगे आप तो 43 गुणे 5 ही आएगा, क्योंकि दोनों पक्ष कामन है, यानी दोनों पद कामन है। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा मसा होना चाहिए वो 43 होना चाहिए। अब यहाँ पे 43 गुणे 5 आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा लिखा है 86, 86 जो होता है वो 43 गुना होता है। और उसके बाद लिखा है 334, 334 में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको काटें हम लोग, 2 से काटें तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 334 से। ठीक है, अगर हम 43 से पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 8 बार पढ़ लें, कितनी बार पढ़ लें, 8 बार, और यहाँ लिख दें 43, क्योंकि 3 आठे 24 और 4 आठे 32, 2 34 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 8 है वो आपका 2 बार लिखा जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इसका मसा निकालेंगे तो 43 और 2 दोनों कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं 172 वाले में, तो 172 में अगर हम देखें कि 43 है, 43 का पहाड़ा पढ़ें 4 बार में तो हमारा 172 आ जाएगा। वैसे ही हम 43 का पहाड़ा पढ़ दें कितनी बार में, तो यहाँ पे देखिए 8 है तो 3 आठे 24 होता है, या हम कहें कि यहाँ 8 कर देते हैं। ठीक है, या 8 कर दें या ऐसे कर दे 6 बार कर दे। ठीक है, क्योंकि 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा और हमारा इकाई का अंत भी 8 ही है, तो 6 तरीक 18, 6 चौक 24, 1 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जब इसका मसा निकालेंगे तो 4 और 6 के बीच 2 कॉमन है, यानी 2 हो जाएगा और 43 हो जाएगा। यहाँ पर भी काम नहीं बना, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको चाहते तो केवल विकल्प से हम टिक करके चले जाते, लेकिन आपको समझाना था, क्योंकि ऐसे प्रश्न में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा विकल्प टिक करे, क्योंकि सभी आपके सही होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं अपने अगले प्रश्न का शुभारंभ। तो यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि 6, 18, 39 और यक्ष समानुपात में है तो यक्ष की वैल्यू बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए समानुपात क्या होता है, जैसे 6, 18 ये तो अनुपात हो गया, और यहाँ पर अगर डबल बिंदी लगा देते हैं तो ये समानुपात होता है, और यहाँ पर इस तरीके से। इसमें होता क्या है कि बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी 6 का अगर हम यक्ष में गुणा करा दें तो वो 18 का 39 के गुणा के बराबर होगा। तो 6 तरीक 18 हो जाएगा, 3 नवा 27 हो गया, 3 तरीक का 9 2 11, यानी यक्ष की वैल्यू आ गई 117। ऑप्शन नंबर सी में है,
117 और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। अगला जो हमारा सवाल है कह रहा है कि 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, वो भी लगभग में। तो देखिए एक घनाकार ऐसी टंकी है, ठीक है, उसमें क्या करना है, पानी भरने के लिए पाइप है। पाइप इस तरीके से लगा हुआ है और इस पाइप में जो पानी जा रहा है वो जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 2 मीटर पानी क्या कर रहा है, उस टंकी को भर रहा है। तो बताना है हमको कि इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो भुजा है इसका मीटर में है और जो प्रवाह है वो भी मीटर में है, लेकिन ये जो त्रिज्या दिया है टंकी का वो सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग मीटर में कर लेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जितना पानी भरेगा, चूंकि ये बेलन के आकार के, जो पाइप होता है हमारा वो सिलेंडर के आकार का होता है, तो यानी और ये जो आकृति दिया है वो घन है, तो घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन, उसके बाद हो जाएगा आपका बेलन का आयतन, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बेलन का आयतन, और यहीं पर हमारा समय रहेगा यानी गुणे टी। अब घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा है 2, तो 2 का क्यूब कर देंगे, और बेलन का आयतन होता है पाई आर, आर की वैल्यू है 3.5, 3.5 बटा 100 कर देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। तो 2 बार हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो 2 बार आर लिखना पड़ गया। और एच, एच की वैल्यू जो है वो इसका जो प्रवाह है वही एच है, यहाँ पे लिख देंगे 2, और यहाँ पर समय हमको बताना है। अब यहाँ पर 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8, पाई की वैल्यू रख देंगे 22 बटा के 7, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3.5 बटा 100 गुणे 3.5 बटा 100 और गुणे 2, 2 से काटेंगे 8 को तो 4 आएगा। अब काटेंगे 7 से 35 को, 7 जीरो हम जीरो, 7 पचे 35, तो 22 पंचे 110, यानी ये 11 आ गया। उसके बाद क्या बचा, अगर हम देखें तो बचा 3.5 बटा के क्या हो गया 1 2 3 4, यानी 100 और 100 10,000 हो गया, बराबर कितने के 4 के। तो हम लोग क्या करेंगे 4 का इसमें गुणा करवा लेंगे, तो 4 का गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 40,000, और बटे हो जाएगा देखिए 11 पचे 55, और यहाँ पर हो जाएगा 55 की 5 लिख देते हैं, 11 तियाँ 33, 33 और 5 हो जाएगा 38। अगर दशमलव हटाना है तो ऊपर एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, इसको काटिए पहले, तो 5 40, यानी ये हो जाएगा आपका 80,000, और यहाँ पर हो जाएगा 5 सते 35, कितना आया आपका 3, तो फिर 5 सते 35, यानी 77 से भाग करेंगे तो लगभग आएगा आपका 17.3, ठीक है, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। हम भाग करके भी दिखा देते हैं, यानी 77 का भाग करेंगे किस में, यहाँ पे कर देंगे आपका 80,000 में, तो कितनी बार जाएगा एक बार में, तो यहाँ पे 77 हो जाएगा, यहाँ पर बचा एक जीरो, फिर कितनी बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आप कहोगे ये तो जीरो बढ़िया जा रहा है, तो यहाँ पे जीरो बार ले जाओगे तो 100 उतरेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहोगे फिर एक बार जा रहा है तो एक बार ले जाइए, तो कहोगे 17 कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पे मिनट में दिया है कि नहीं, मिनट में दिया है, और ये जो मान आ रहा है वो सेकंड में आ रहा है, और सेकंड को अगर मिनट में बदलेंगे यानी 6 से भाग करेंगे तो 6 एक कम 6, यहाँ बचा 4, तो 6 छक्का 36 या 6 सते 42, यानी 16 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लगभग 17.3 मिनट तक आएगा, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातुएं हैं, जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई हैं। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। देखिए आप धातु को गलाइए पिघलाइए, उसका आयतन नहीं बदलता। तो यक्स में हम देख रहे हैं कि जो 5 है वो तो सोना है, और जो 2 है वो क्या है आपका प्लेटिनम। तो अगर हम सोने की बात करें तो हो जाएगा 5/7, और अगर प्लेटिनम की बात करें तो हो जाएगा 2/7। कैसे पता, 5 लिखने के बाद 5 और 2 को जोड़कर उसके बटा में लिख दिए, फिर 2 लिखने के बाद 5 और 2 को जोड़कर उसके बटा में लिख दिए। ऐसे वाई वाले में सोने की और प्लेटिनम की मात्रा पता करते हैं, तो ये अनुपात है 5:7। तो सोना हो जाएगा 5 और 7 5 हो जाएगा 12, और ऐसे प्लेटिनम हो जाएगा 7/12। अब कह रहा है इनको पिघलाकर एक धातु बनाया जाता है जिसका नाम है जेड। जेड में बताइए सोना और प्लेटिनम कितना होगा। तो सोने को सोने में जोड़ दीजिए, प्लेटिनम को प्लेटिनम में जोड़ दीजिए, तो चलिए जोड़िए इसको। तो 5/7 प्लस यहाँ पे 5/12 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2/7 प्लस
7/12 ये अनुपात है, ठीक है। हमको डायरेक्ट अनुपात निकालना था इसलिए हम ऐसा किए। तो यहाँ पे देखिए 12 पंचे 60 और 7 पचे 35 यानी 60 प्लस 35 कैसे पता, 12 का 5 में गुणा 7 का 5 में, उसके बाद देखिए 60 हो गया क्योंकि 12 सते 84 हो गया। यहाँ पर देखिए 12 दूना के 24 और उसके बाद यहाँ पर हो गया 7 सते 49 और यहाँ पर 12 सते 84, 84 से 84 वाला खत्म हो गया। तो यहाँ पे बचा देखिए ये हो जाएगा आपका 95 बटा, ये हो जाएगा आपका 9 4 13 यानी 73। तो कितना अनुपात आया, 95/73 यानी 95:73। ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है, छठवीं संख्या बताइए। तो ऐसे में क्या करना है आपको, देखिए पहली 5 संख्या अंतिम 5 संख्या, कितना संख्या हो गया, 10 संख्या। तो सबसे पहले 11 का 41 में गुणा करवा के 11 पदों का योग निकाल लेते हैं, फिर उसमें से पहली 5 संख्या का योग निकालते हैं और अंतिम 5 संख्या का योग निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 11 एक कम 11, 11 चौक 44 और 1 45 और यहाँ पे हो जाएगा 18 पचे 90 और यहाँ पे हो जाएगा 5 चौक 20, 5 छक 30 और 2 32। अब इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 410 माइनस कितना हो जाएगा 451, ये हो जाएगा 1 और 5 में से 1 गया 4 यानी कितना आ गया 41। ऑप्शन नंबर बी में दिया है और वही आपका क्या है, सही उत्तर। 10वां जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य है 2375 रुपया, तो प्रतिशत हानि बताइए। तो हानि के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हानि निकालते हैं। तो हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय, यानी 2500 में से 2375 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा 125, क्योंकि आप जानते हो कि 75 और 2500 हो जाएगा, 3 1 4 और 1 हासिल 5 बटे में होता है क्रय मूल्य जो कि है 2500 गुणे होता है 100 और यहाँ पर लगता है परसेंटेज, डबल जीरो खत्म, 25 पंचे 125, तो कितना आ गया आपका 5%। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5% और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण ए, यहाँ कोण ए रहेगा और बी रहेगा, कह रहा है कोण ए बराबर 40 अंश है और कोण बी बराबर 70 अंश है, तो बहिष्कोण ए का माप बताइए। तो जब भी आपसे ऐसे बहिष्कोण पूछे तो 180 में से कोण ए को जिसका पूछ रहा है उसको घटा लीजिए, कितना आया 140, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है और वही आपका क्या है, आंसर है। अगर हम इसको चित्र से बना के समझाएं, देखिए कैसे, इस तरीके से, क्योंकि आपको समझ में आना भी जरूरी है। यहाँ पर ए बी और सी है, ये कितने का है 40 का, तो इसके बाहर यानी इस तरीके की अगर रेखा बनाएं तो बाहर वाला कोण कितने का है यही हमसे पूछ रहा था। तो हम जानते हैं यहाँ 40 है, हम जानते हैं कि ये सरल रेखा है, सरल रेखा कितने अंश का कोण बनाती है 180, जिसे हम लोग रिजु कोण बोलते हैं, जिसमें से एक भाग हमको पता है 40, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 140 और वही हमारा आंसर है। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि ए बी सी डी चित्र में प्रदर्शित किए गए, यहाँ पे चित्र नहीं बनाए हैं, यहाँ पे हम आपका चित्र बना भी देते हैं। अभी पहले सवाल पढ़ते हैं उसके अनुसार चित्र बन जाएगा। कह रहा है कि ए बी सी डी चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी सी डी क्या है, एक इस तरीके का समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ नाम दे देते हैं ए, यहाँ नाम दे देते हैं बी, यहाँ सी और यहाँ पर डी। कह रहा है जिसके दो विकर्ण ए सी, यानी ए ऐसे सी है और बी से यहाँ पर डी है। कह रहा है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद। यदि ओ ए यानी ओ से ए तक कितना है, यक्स प्लस 3 है। फिर कह रहा है ओ बी है वाई प्लस 2, यहाँ पर है वाई प्लस 2, ये वाला वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ओ सी है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, ये है 2x प्लस वाई और आपका ओ डी यानी ये वाला मान कितना है 3y है। तो बताइए यक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यानी जब एक दूसरे को काटते हैं तो जितना ओ से ए होता है उतने ओ से सी होगा, यानी जितना ओ से ए होता है उतने ओ से सी होगा, और जितना ओ से बी होता है उतने ओ से डी होता है। तो ये तो मान दिया है, ओ ए बराबर दिया है यक्स प्लस 3, ओ सी बराबर दिया है आपका 2x प्लस वाई और ओ बी बराबर दिया है आपका y प्लस 2 और ओ डी बराबर दिया है 3y। तो y को यहाँ पक्षांतर कर देंगे, इधर बचेगा 2, 3y में से y जाएगा तो 2y बचेगा, 2 से 2 खत्म,
यहाँ बच गया 1, यानी y की वैल्यू हमको पता चल गई 1, लेकिन हमको x की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू रख देंगे 1। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए जब इसको 1 रखेंगे तो 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से घट के 2। और यहाँ पर है 2x, 2x को अगर हम x में से घटा दें तो x आएगा। और जिसकी वैल्यू हमको पूछ रहा था और हमने बता भी दिया, कितना आया 2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 2 सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि संख्या 42, 51, 45, 63 यानी 42, 51, 45 और 63 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, यानी विषम अंक जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 3। कह रहा है विषम अंक में क्या किया जाता है, 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 42, 51, 45 और 63। सम अंक जो है 4 है, 1 है, यहाँ पर 4 है, 6 है। इसमें से क्या किया जाता है, 1 घटा दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर हो जाएगा 4 और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रत्येक विषम अंक में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4। उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाता है। तो जैसे 6 में से 1 जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, यहाँ 1 है, ये है। उसके बाद यहाँ 5 है, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, 4 में से 1 गया, 3 बच गया। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक में अंतर बताइए। सबसे बड़ा अंक 8 बना, सबसे छोटा अंक 1 बना। तो 8 में से 1 घटा दीजिए, 7 आएगा, वही हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साइन थीटा को काट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए जहां थीटा एक न्यून कोण है। तो देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, वो क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा। यहाँ पर क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा। और यहाँ पर एक और फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर हम निकालें तो ये हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। यहाँ पे लिख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा का मान हमने कितना पता किया, अंडर रूट में काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी में हम देख रहे हैं कि 1 अपान अंडर रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हम यहाँ पर देखिए 1 को बाद में लिख दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। आपको लग रहा होगा ये सवाल बहुत सरल है, लेकिन जैसे ही हम लोग पेपर में होते हैं तो पेपर में दबाव हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमको दशमलव में थोड़ा सा गलती हो सकती है, इसलिए ये प्रश्न हम लिए हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 36 सेंटीमीटर को, तो सेंटीमीटर को पहले आप मीटर में बदलेंगे 100 से भाग करके, और मीटर को अगर हम क्या कर दें कि 1000 से भाग कर दें तो ये बन जाएगा आपका किलोमीटर में। अब ये कायम हो गया किलोमीटर में, तो कितना जीरो लगेगा, 5 जीरो। यहाँ पे 2 अंक हैं, 3 जीरो और बढ़ेगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो 0.000036। ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं डी में 0.0036 दिया है और वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, उसका आयतन बताइए। तो देखिए जो घन होता है वो वर्ग से मिलकर बना होता है। 6 वर्गों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है आपका, यहाँ पर घन, एक ऊपर, यहाँ 2, उसके बाद 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका ये जो एक फलक है जो कि वर्ग के आकार का है, इसका परिमाप यानी इसकी भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी ए है, इसका परिमाप यानी वर्ग का परिमाप दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप 4a होता है, तो भुजा पता कर सकते हैं इससे, a बराबर कितना हो जाएगा 6। तो जब भुजा पता हो गई इसकी 6, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी 6 होगा। तो इसका जो आयतन होता है घन का वो होता है भुजा क्यूब। तो भुजा मान 6 है, 6 का क्यूब कर देंगे 216 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अगर आपको द्विघात का कंसेप्ट समझना है, जानना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, तो हमारा एक और चैनल है कंसेप्ट विद अर्जुन के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आप वहाँ पे जाइए, द्विघात समीकरण क्या होता है पूरा का पूरा हम एक डिटेल वीडियो बना दिए हैं और उस पर अभी हम और क्वेश्चन भी सॉल्व करके
बताएंगे द्विघात समीकरण का। तो अगर आपको द्विघात समीकरण समझना है तो आप वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण दिया है, मतलब पूछ रहा है 4 ऑप्शन में से। द्विघात समीकरण क्या होता है, अगर छोटे बातें में बताएं तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। यहाँ पे कहीं 2 नज़र नहीं आ रहा है इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर 2 नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। यहाँ पर 2 है लेकिन इसकी अधिकतम घात 3 है, यानी ये त्रिघात होगा, आपका सही नहीं होगा। यहाँ पर 2 घात नहीं 1/2 है, मतलब ये भी नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व जो साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था। तो अगर हम 1 वर्ष पूर्व की बात करें, साकेत और तिलक है, ये 5x होंगे और ये हो जाएगा 6x। फिर कह रहा है 1 साल पहले की बात है, अगर वर्तमान में आएंगे यानी यश की वर्तमान आयु यानी साकेत की वर्तमान आयु आएगा और तिलक की वर्तमान आयु आएगा, तो 1 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 5x प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 1। ये जोड़ना पड़ेगा तब जाके इनकी वर्तमान आयु आएगी। वर्तमान से 4 साल बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। साकेत की वर्तमान आयु बताइए, तो 1 साल इधर 4 साल इधर, कितने का हो गया 5 साल। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 5 बटा 6x प्लस 5। अब अनुपात कितना आ गया 6:7। तो ये गुणा करवा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 35x प्लस 35 बराबर हो जाएगा 36x प्लस 30। तो अगर हम देखें तो यक्स की वैल्यू आएगा 5, ठीक है। लेकिन ये जो यक्स की वैल्यू है 5 आया है और वर्तमान आयु साकेत की पूछ रहा है जो कि 5x प्लस 1 है, यानी 5x प्लस 1 है, तो 5 गुणे 5 प्लस 1 मतलब 26 साल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 26 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए निकटतम दशमलव का है तो ये जुड़ आपका गुणा भाग जोड़ घटाना ही, लेकिन दशमलव में है, डेसिमल में है। ये लिखा है 25.19 गुणे 3 प्लस 4.41 माइनस 0.9 बराबर क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है कि अगर दशमलव के बाद निकटवर्ती आपके अंक है तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 25 गुणे 3 प्लस यहाँ पे 4 एक है उसको छोड़ देंगे, माइनस देखिए 9 जो है उसको 1 मान लेंगे, तो 25 यहाँ हो जाएगा 75 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 75 और 3 हो गया 78। ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के मूल बराबर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला होता है मूल बराबर है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी की जगह पर 1 दिया है तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि देखिए यक्स का गुणांक होता है b और b की जगह पर होगा 1 और यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है a जो कि दिया है। यहाँ पे कांस्टेंट होता है c का मान दिया है b, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a की जगह पर a ही है लेकिन c की जगह पर हो जाएगा b। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, अगर हम देखें 1 यहाँ पे 4ab, तो आप ऑप्शन से मैच कराइए, 1 बराबर 4ab नहीं दिया है, लेकिन अगर हम देखें ए बी बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1/4 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ए बी बराबर 1/4 हमारा आ भी रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है पी और क्यू अकेले एक काम को क्रमशः 9 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए क्यू किसी काम को करता है 9 दिन में, पी करता है उसको 12 दिन में। अगर इनको कह दिया जाए कि एक दिन का काम बताइए, एक दिन का काम, तो जो क्यू है वो करेगा 1/12 भाग और जो पी है वो करेगा 1/9 भाग। अगर इन दोनों का, चूंकि एक दिन ये काम करेगा फिर ये छुट्टी पे चला जाएगा, फिर पी काम करेगा, फिर पी काम करके फिर छुट्टी पे चला जाएगा, तो फिर क्यू आएगा। तो इनके एक दिन का काम अगर हम देखें तो एक एक कितना हो जाएगा 2, यानी 2 दिन का काम अगर देखें तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/9। लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 12 तिहाई 36, 9 चौक 36, तो 12 तिहाई 36, 9 चौक 36 मतलब हो जाएगा 7/36 भाग। यानी ये 2 दिन में 7/36 भाग का काम करते हैं। 2 दिन में कितना काम कर लिए 7/36। तो अगर दोनों पक्षों में हम 5 का गुणा करवा दें तो ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10 दिन हो जाएगा। तो 10 दिन में ये कितना काम करेंगे 35 बटा के यहाँ पे लिख देंगे 35/36, यहाँ पे लिख देंगे भाग। अब कितना काम शेष बचा है तो कहोगे कुल काम में से, यानी एक में से 35/36 को घटा दें तो जो बचेगा वो बचेगा 1/36 भाग, ठीक है। क्योंकि अब देखिए काम दोनों साथ में कर रहे थे तो समाप्त होगा। देखिए
क्यू से शुरुआत हुआ था तो समाप्त होगा पी पर। अब इतने पर पी यानी 10 दिन तक काम किए दोनों लोग मिलकर। अब अगले दिन यानी 11वें दिन किसका बारी है? क्यू का। तो क्यू जो होता है उसको हमने कहा कि अगर क्यू जो है वो एक भाग काम करता है कितने दिन में? 9 दिन में। ठीक है, 9 नहीं 12 दिन में, सॉरी। तो क्यू जो है एक भाग 12 दिन में करता है तो 1/36 भाग कितने दिन में करेगा? तो कहोगे 1/3 दिन में, क्योंकि 12 से 36 कट जाएगा, 1/3 आएगा। तो 10 दिन इधर हो गया और 1/3 इधर हो गया, तो कुल कितना हुआ? 10 सही 1/3 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 10 सही 1/3 दिन, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ दो नहीं रहेगा जेड रहेगा, बराबर 11 है और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बराबर 42 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान बताइए। तो ऐसे में फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू दिया था 11, -2 गुणे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान दिया था 42, लिख देंगे 42। तो 11 11 हम 121, 42 दूना 84, घटा देंगे तो कितना बचेगा? 37 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी में 37 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर की दूरी प्रति घंटे तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल बताइए। तो देखिए यहाँ पे एवरेज बराबर फार्मूला होता है जब दोनों चाल दिया होता है 2xy बटा में x प्लस वाई, जहाँ x जो होता है पहले व्यक्ति की चाल होता है और जो y होता है दूसरे व्यक्ति की चाल होता है। एवरेज चाल दिया है देखिए 15, अब यहाँ पे 2 गुणे, अब पहले व्यक्ति की चाल दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर जाता है मतलब चाल है इसका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। y की वैल्यू हमको पता करना है, यहाँ लिख देंगे 20 प्लस वाई, तिरिया गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस 15y बराबर ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 20 दूना 40y। तो अगर हम देखें 300 बराबर, तो अगर हम 40 में से 15 घटाए तो कितना बचेगा? 25y, और काटेंगे तो आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी y की वैल्यू कितना हो गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी लौटते समय उसकी जो चाल होगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब हम लोग देख लेते हैं अपने इस वीडियो का एकदम लास्ट वाला प्रश्न यानी 24वां प्रश्न। लिखा है वह अधिकतम संभव लंबाई बताइए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा मापा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर दिया है, तो अगर कुल सेंटीमीटर में लिखें तो हम लिख सकते हैं 525 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 मीटर जो है ये 500 सेंटीमीटर में बदल जाएगा 100 से गुणा करके। तो यहाँ पे इसका लसन निकालेंगे तो कितना कर देंगे हम लोग? 7 से काटे तो 7 सत्ते 49, ठीक है, और 7 पचे 35, यानी 7 सत्ते 49, 7 पचे 35 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें ये आपका 7 मीटर 35 सेंटीमीटर लिखा है तो इसको 735 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो काटेंगे तो 7 एक कम 7, 7 जीरो हम जीरो, 7 पचे 35, और 490 को अगर काटे सेंटीमीटर में है तो 7 सत्ते 49 होता है। अगर इसको काटे तो ये कितना हो जाएगा? तो हमने कहा 7 सत्ते 49 और 7 पचे 35, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो 75 है, तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं आपका? यहाँ पे 75 को लिख सकते हैं आप 7 गुणे 5 गुणे 25, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप 7 गुणे 5 गुणे यहाँ पर 21, क्योंकि आपका 105 21 पंचे 105 होता है। और यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 7 गुणे 5, यहाँ पे 5 लिख दे, गुणे लिख सकते हैं आपका 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो हम देख रहे हैं कि 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे 35 तीनों में है। इसका मतलब इसका जो एलसीएम हो मौसा होगा एचसीएफ वो आपका 35 सेंटीमीटर होगा, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 24 प्रश्न हम लगवाए हैं रेलवे एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।